अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल अहमद। और क्या आप जानते हैं कि इसराइल की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पूरी दुनिया पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अब लिहाजा ये गलत नहीं होगा अगर आप ये भी कह दें कि वो एक लिहाज से दुनिया पर हुकूमत करती हैं। वो भला क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये एक ऐसी चीज़ बनाती है जिसकी हर बड़े मुल्क के जितने भी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कह लें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, इन सब को उससे एक चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो चीज़ है क्या? ये है जी एक सर्वेलेंस सिस्टम जो ये सारी एजेंसीज चाहती हैं। क्यों? अच्छा, इसका मेन मोटो तो ये होता है कि आप ये सर्वेलेंस सिस्टम लें टू गेट आउट ऑल द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट जो भी आपके टेररिस्ट अटैक्स आप पे होने, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी आपके मुल्क के ख़िलाफ़ आपके जो दुश्मन हैं उन पे ऐसे इंफॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए। लेकिन असल में इससे होता कुछ और है। इससे टारगेट किया जाता है जितने भी मुल्क के क्या बल्कि पूरी दुनिया के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, बेशक वो बिजनेस टाइकून्स हो गए, बेशक वो आप कह लें कि पॉलिटिशियंस हो गए, डिफरेंट मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, एंड इवन जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं इसमें, जर्नलिस्ट आ जाते हैं। तो आज हमने यही सारा पता लगाना है कि ये सारा माजरा है क्या, ये कंपनी है कौन सी, ये प्रोडक्ट क्या है, इनका नाम क्या है, और आज तक इन्होंने किन किन लोगों को टारगेट किया है और कौन कौन से मुल्क इसके विक्टिम रहे हैं। दिस इज़ योर होस्ट गज़ाल अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं और वेरी ओन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर जी बताइए, कंपनी है क्या और ये सारा माजरा है क्या? ये इजराइल की प्राइवेट कंपनी है NSO। अच्छा, इसकी एक प्रोडक्ट है जिसको सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं, पेगासस जी। अब पेगासस जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको सर्वेलेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी इनके क्लाइंट जो प्राइवेट इजराइल की प्राइवेट कंपनी NSO है ये प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब कभी भी ये किसी मुल्क के, इनके क्लाइंट होते हैं सिर्फ 3। ठीक है। एक होती है इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी Intelligence भी agency मुल्क सारी। की इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी भी मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, किसी भी मुल्क की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी क्लाइंट होती हैं। और प्रोडक्ट का काम क्या है, पेगासस का काम क्या है कि वो क्यों इस्तेमाल की जाती है? वो इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से ये कंपनी वो अपनी प्रोडक्ट बेचती है और दुनिया भर के ममालिक और उनके जो इन्फ्लुएंशियल इदारे होते हैं वो ख़रीदते हैं। मोटो क्या है? वो ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है टेररिज्म के ख़िलाफ़, आपने इसको इस्तेमाल करना है सुइसाइडर के ख़िलाफ़, आपने इसको इस्तेमाल करना है दुनिया भर के जो जुराइम होते हैं, ड्रग मुनशियात का धंधा करने वाले ड्रग बैरन्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर। बेसिकली आपने क्राइम से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल क्राइम से लड़ने के लिए बहुत बड़े रिंग होते हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ के, चाइल्ड एब्डक्शन के, फिर ये नारकोटिक्स वगैरह, वही मनशियात का धंधा करने, उसमें नारकोटिक्स आ जाता है। फिर ये होता है कि बिल्डिंगें, इमारतें, जब कोई कुदरती आफत आती है ना तो बिल्डिंगें, इमारतें गिर जाती हैं, मलबे तले लोग दबे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को डिटेक्ट भी कर सकते हैं आप इससे। बिल्कुल, आप इसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसलिए इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और फिर ये सारा कुछ तो है, लेकिन जब जब ये प्रोडक्ट, ये पेगासस, NSO का पेगासस सर्वेलेंस सिस्टम जिस इंटेलिजेंस एजेंसी के पास गया से मुराद है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये सिस्टम हम आपको दे रहे हैं, किसके लिए? दहशतगर्दी और जुराइम को रोकने के लिए, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है, वो सिस्टम दे दिया जाता है। इसमें ये है कमर्शियल ऑब्लिगेशन आप तो करते हैं, समा मनी करते हैं ना आपको तो पता होगा, मुझे इकोनॉमी और बिज़नेस का इतना नहीं पता जी। लेकिन कोई टर्मिनोलॉजी को मैं जानता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो स्टडी किए थे इसमें टर्म इस्तेमाल हुई है कमर्शियल ऑब्लिगेशन। बिल्कुल। अंडर कमर्शियल ऑब्लिगेशन जब NSO दुनिया की किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपने अपने क्लाइंट, कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी वो भी एग्रीमेंट करते होंगे ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता होगा। ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। दुनिया में कई कंपनियां इस तरह करती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात मुख्तलिफ है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है
तो जिसके पास ये पेगासस सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम चला जाता है, वो क्यों इस्तेमाल, उसको किस लिए इस्तेमाल करता है? वो होता ये है कि आपका मेरा ये मोबाइल है, आजकल दुनिया का जिस शख्स के पास, जिसके पास ये चीज़ नहीं है, हम उसके बारे में क्या कहेंगे? कि यार ये तो किसी पत्थर के नीचे रह रहा है, ये आज के ज़माने में है भी या नहीं? अब सबका सब, आपका मेरा ये मोबाइल जो है ना, सारे का सारा हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इस मोबाइल पे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट में बैठ के, हम जो बात मोबाइल पे करते हैं वो इससे ज़्यादा होती है, और हमारी ज़िंदगी के हवाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बड़े ज़्यादा लोग, मेजोरिटी लोगों का दिन का अच्छा खासा पोर्शन फ़ोन पे गुजरता फ़ोन पे गुजरते हैं, और बहुत सारी ऐसी होती है जो हम आमने सामने बैठे बात नहीं कर रहे होते। बहुत सारी चीज़ें इस मोबाइल के ज़रिए हम कर रहे होते हैं। अब उसमें होता क्या है, ये NSO, एक दफ़ा ये होता ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को आप जानते होंगे, एक और इदारा है फॉरबिडन स्टोरीज़। फॉरबिडन स्टोरीज। फॉरबिडन स्टोरीज़ ये पेरिस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनके हत्थे विसल ब्लोअर के ज़रिए कुछ चीज़ें लग जाती हैं कि भाई पेगासस सिस्टम का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में, कि टारगेट बजाय इसके कि टारगेट करें ये टेररिस्ट्स को, जुराइम पेशा, ड्रग लॉर्ड्स को, ड्रग बैरन्स को, मुनशियात का धंधा करने वालों को, जो बड़ा बड़ा माफिया चलाते हैं, बड़े बड़े जैसे चाइल्ड अब्यूज़, जितने भी रैकेट चलाते हैं, जितने भी रैकेट चलाते हैं, इसमें इस्तेमाल करने की बजाय ये कर क्या रहे हैं? अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए। ये पॉलिटिकल रीज़न में ऐसे है कि मेरा राइवल है, कोई भी दुनिया की हुकूमत है, कोई भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अपने राइवल को, उसका मोबाइल हैक कर लिया, उसका टारगेट कर लिया। और इस सिस्टम में जो खूबियां हैं, बड़ी अजीबोगरीब खूबियां, जो आज तक इन्होंने मत मार दी थी आईफोन कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट की, व्हाट्सएप कंपनी की और फेसबुक कंपनी की। NSO पेगासस ने मत किन की मारी? हमारी नहीं, इनकी मार दी। उन्होंने क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए ये जब टारगेट करते हैं ना मोबाइल पे, तो ये होता है कि आपने सिंगल क्लिक रखा हुआ है कि मैं कोई एप्लीकेशन, कोई लिंक्स को अपलोड करूंगा या उसको छेड़ूंगा तो मेरा मोबाइल हैक हो जाएगा और टारगेट पे चला जाएगा, फिर मेरी कोई चीज़ मोबाइल पर जो है महफूज नहीं रहेगी। यहाँ से हिसाब ही कुछ और है, 0 क्लिक, यानी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जिसका मोबाइल उन्होंने टारगेट करना है, हैक करना है, उससे ज़रूरत ही नहीं किसी एप्लीकेशन या लिंक को टच करने की। उन्होंने टारगेट कर लिया कि सतार खान है, यार ये हमारे इंटरेस्ट का बंदा है। अच्छा, उनको कोई स्पाईवेयर वगैरह कोई इंस्टॉल नहीं करना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी जो सलाहियत है, अहमियत है इस प्रोडक्ट की, पेगासस की, वो ये है, मुझे नहीं पता चलेगा मेरा मोबाइल टारगेट हो गया, हैक हो गया। अब मेरे मोबाइल पे जितनी गुफ्तगू है, मेरे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जो कॉलें हैं, बैंकिंग डिटेल्स, मेरी जो भी डिटेल है, कैमरा है, मेरी तस्वीरें हैं, मैं 200 किस्म की चीज़ें रखता हूँ अपने मोबाइल में। मेरा डेटा है जो मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब कुछ उनके पास शेयर हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। ये कितनी बड़ी क्वालिटी, मुझे पता ही नहीं है। मैं अपना मोबाइल धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है सब नॉर्मल है, जबकि बैक एंड पे उनको सारी एक्सेस उनको है। सारे। अब उन्होंने टारगेट किनको करना, किनको? जो वाकई उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इस मोबाइल की, इस सिस्टम की, ये सर्वेलेंस सिस्टम की एक और खूबी बड़ी मज़ेदार है कि ये एक ऐसा सिस्टम दुनिया में आया है जो गरीबों के लिए नहीं है। इनसे गरीब, लाचार, मिस्कीन लोगों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। किसका ताल्लुक है? जो ताकतवर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। वहाँ सदर है, सदर बेचारा रगड़ा गया। वज़ीर आज़म है, बादशाह है, मुल्कों के बादशाह जिन्हें किंग्स कहा जाता है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं, शाही ख़ानदान रूल करते हैं, उनके मोबाइल महफूज नहीं। टारगेट हो गए तो महफूज नहीं। मतलब जितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस, उतना ज़्यादा आप एट डेंजर हो। देखो, और इसमें जो दूसरी क्वालिटी ये कहते हैं NSO की, वो क्वालिटी ये है कि ये आईफोन है मेरे पास,
एंड्रॉयड, आईफोन एंड्रॉयड प्राइमरी टारगेट होता है इनका। वजह क्या है कि बड़े बड़े लोगों ने आईफोन या एंड्रॉयड इस्तेमाल करना। बिल्कुल, दो ही बड़े प्लेटफॉर्म ठीक सबसे है। ज़्यादा। छोटे जो सस्ते छोटे मोटे नहीं होते सस्ते मोबाइल, वो कब टारगेट होते हैं? जब इन्होंने टारगेट किया एक पॉलिटिशियन को, एक मुख्यमंत्री को, या एक प्रधानमंत्री को, या वज़ीर आज़म को, या सदर को, या बादशाह को। इनको पता चल जाता कि वो सदर है, वो बादशाह है, वो वज़ीर आज़म है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है। वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ के ज़रिए ज़्यादा गुफ्तगू करता है। उस स्टाफ के पास सस्ता मोबाइल है, ये फिर उस सस्ते मोबाइल को उस वक्त टारगेट करते हैं। या फिर तब भी तो टारगेट हो सकता है ना, जैसे कि हम देखते हैं जितने भी स्पाइस वगैरह हो जाएं, जब वो ब्रिक फ़ोन्स यूज़ करें, तो क्या ब्रिक फ़ोन्स भी इससे टारगेट हो सकते हैं? ये आप जितने भी करें ना, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसने माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल कंपनी की, व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप कंपनी की, फेसबुक की मत मारी हो। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था। ये सिस्टम ऐसा जब मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ चीज़ क्लिक ही नहीं की और मैं टारगेट हो गया कि सितार खान के पास ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, तो हाउ इज़ इट दैट कि अब देखते हैं ना कि फेसबुक के खिलाफ भी, व्हाट्सएप हो या जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं, तो कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में भी इतनी आवाज़ उठती है, उनके सीईओज़ को, उनके फाउंडर्स को बुलाया जाता है, उनसे प्रॉपर एक सेशन होता है, उनसे सवाल जवाब होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। तो हाउ इज़ इट कि अभी तक पेगासस के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये बताता हूँ, बीच में जाके बताऊँगा कि अमेरिका के साथ क्या हुआ, अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ क्या हुआ, ओह, अमेरिकी सफ़ीर जो थे, अमेरिकी सफारतकार जो थे, अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ क्या हुआ। अच्छा, इवन द अमेरिकन लीडर्स आर नॉट सेफ। देखो ना, मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, उस पर मैं बाद में जाता हूँ कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर इस वक्त कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जब से रूस का ठक ठक टुकड़े हुए ना, उसके बाद सुपर पावर का जो टर्म थी ना वो इस्तेमाल नहीं होती। अब कहते हैं एक ही पावर है और वो अमेरिका है। अमेरिका के साथ ये कंपनी क्या करती है और अमेरिका इजराइल के साथ कितना है कि आम तौर पे दुनिया कहती अमेरिका इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के बगैर नहीं चल सकता है। तो हमारी बातें ना, कुछ बहुत सारी बातें वो हम एक तस्वराती दुनिया में रहते हुए करते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कि इजराइल ने अमेरिका के साथ क्या किया, फिर मजबूरन अमेरिका को क्या करना पड़ा इजराइल की इस कंपनी के साथ, इस NSO के पेगासस प्रोडक्ट के साथ अमेरिका को मजबूरन क्या करना पड़ा, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलें। तो ये होता है कि इसमें बादशाह महफूज नहीं, सदर महफूज नहीं, वज़ीर आज़म महफूज नहीं, मिनिस्टर महफूज नहीं, पावरफुल बंदे। जितनी मर्जी सिक्योरिटी रख लो, साइबर सिक्योरिटी कैसे आप करेंगे? आपको पता है कि जब आईफोन क्यों जाता है लीगल प्रोसीडिंग में NSO इजरायली कंपनी के ख़िलाफ़ क्यों जाता है? उनने क्या रिवर्स इंजीनियरिंग है इन्होंने इस्तेमाल किया। ये सीधा जो एक होता है ना बैकडोर एंट्री नहीं है, ये सीधा अंदर घुसाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मतलब जितना बड़े से बड़ा फायरवॉल रख लो, ये ब्रीच हो के रहेगा। उन्होंने क्या बैकडोर एंट्री नहीं है इनकी। एक होता है बैकडोर, सिस्टम में होता है कि आप बैकडोर एंट्री, एक टर्म इस्तेमाल होती है, हमेशा ही होती है, यहाँ से घुसो, यहाँ से घुस जाते हैं। उन्हें कहा सीधा आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ये दरवाज़ा तोड़ के दया की तरह ठग करके आते हैं। और फिर इनका ये है कि अंडर दी ऑब्लिगेशन कि दुनिया के इन्होंने, जब ये फॉरबिडन स्टोरीज़ ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहली मरतबा 50,000 मोबाइल 50,000 मोबाइल्स का फॉरेंसिक हुआ और इन दो इदारों ने किया, और इन्होंने अपने साथ कोई दुनिया की कोई 11-12 जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं थे उनको मिलाया। और ये चीज़ ऐसी नहीं है, इस पे काम हुआ 1 साल 2 साल काम होता रहा, किसी को पता नहीं चलने दिया। ये बात होती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरबिडन स्टोरीज़ ने ये स्कैंडल पकड़ा, उस पे कितना अरसा उन्होंने काम किया फॉरेंसिक का, क्योंकि सिटीज़न लैब थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिसमें फॉरेंसिक होता था। फॉरेंसिक में क्या बात आती थी कि ये पेगासस ने अटैक किया, टारगेट किया, टारगेट कामयाब हुआ कि नहीं कामयाब हुआ, इंस्टॉल तो उन्होंने कर दिया, क्या वो चीज़ें ले सके कि नहीं ले सके। बड़ी टेक्निकल माइन्यूट डिटेल की टेक्निकलिटी है जो आपको, मुझे या देखने वाले को नहीं समझ नहीं आएगी। लेकिन जो टेक्निकल बंदा है ना इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ, उसे एक सेकंड से बिल्कुल
पहले समझ आ रही होगी। अब उन्होंने ये किया। अब ये बात बताओ, 50,000 कितने मोबाइल होंगे? लेकिन ये वो मोबाइल थे जो दुनिया के अपने अपने ममालिक में ताकतवर तरीन लोग थे। वो इनका मोबाइल सेव नहीं रहा यार। तो हम क्या चीज़ है? हम उस वक्त होंगे, मिसाल के तौर पे जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खासी तादाद में जर्नलिस्टों के मोबाइल भी टारगेट हुए। और हैरत की बात यह है कि इंडिया टॉप पर है। अच्छा जी। इंडिया, मोरक्को, मैक्सिको, ये 3 ममालिक हैं जिनके जर्नलिस्ट टॉप पर हैं। बाकी ममालिक के जर्नलिस्ट भी हैं, विक्टिम्स में से जिनको टारगेट किया ठीक है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है। इंडिया टॉप पर है। अब वहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अगर फ़ोन टारगेट होता है, फ़ोन टारगेट होने की वजह क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आपके पास? मुझे कोई क्या ऐसी प्रॉब्लम क्या information हो? मैंने ये अभी शो कर रहा हूँ ना, मैंने इसकी तैयारी की है, काफ़ी डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं, पूरी रिपोर्ट्स स्टडी की है, सैकड़ों पेजेस पर मुहित थी। मतलब ये नहीं है कि 1-2 लाइनें 4 लाइनें, पूरा स्टडी करना, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं इन चीज़ों को स्टडी करते करते। अब मैं इस पे शो करना है, मैं इसको, मेरी नज़र में सीक्रेट है, मैंने आगे शो करना है। उससे पहले जब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं इसको सीक्रेट रखूँगा। ये पूरी दुनिया में ये कहा जाता है पाकिस्तान को निकाल के। पाकिस्तान में तो अभी 1 मिनट पहले कोई पता लगता है तो बंदा शो मार रहा है, मैंने यही पता है, यही पता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जर्नलिस्ट अपनी चीज़ें छुपा के रखता उस वक्त तक जब तक वो चीज़ फाइल ना कर दे, बिल्कुल, या शो में आके ना कह दे कि अब आप उसको एक्सपोज करोगे वक्त से पहले, तो वक्त से पहले देखो ना, harm. अब मेरा पता चल जाए कि जनाब सतार खान ने इजराइल की कंपनी जो NSO इसके पेगासस पे शो कर रहा है, गड्डियां आ गई प्रीएम्प्ट, नहीं गड्डियां कैसे आ सकती हैं? अच्छा लो, आपके ज़हन में गड्डी पड़ी हुई है। हाँ बस ये वो कहने का मतलब है गड्डी से आप निकलेंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा ना। आपके ज़हन में गड्डी पड़ी है, गड्डी आगे चुक के ले जाएंगे, चुकता कोई नहीं। डिजिटली मेटाफोरिकली वो प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता सतार खान ने शोर करना है इजराइल की कंपनी NSO पे। अब इसको प्रीएम्प्ट कैसे किया जा सकता है? मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता कि मेरी चीज़ें उनके पास चली गई हैं। मेरे फरिश्तों को नहीं पता, उनको एक एक चीज़ पता। सतार खान ने कौन कौन सी चीज़ तैयार की है, उसके मोबाइल के डाटे में, उसके मोबाइल के डेटा में सब कुछ है। उन्हें पता चल गया सतार ये काम कर रहा है। वक्त से पहले उन्हें पता चल गया मेरे पल्ले की रहेगा, वो प्रीएम्प्ट कर जाएंगे। वो प्रीएम्प्ट इस तरीके से करेंगे कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँगा, तुमसे मैंने शेयर किया होगा, मैं कहूँगा यार मेरी चीज़ प्रीएम्प्ट हो गई है, अब मुझे इसको और तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो थे, जो चाह रहे थे कि हमने प्रीएम्प्ट करना है, हमने जो इसका धमाका था ना, उसकी फूक निकाल देनी है वक्त से पहले, वो उन्होंने निकाल दी। अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ जगह से वो आए हैं, उसी एक चीज़ के ऊपर अपने मिजाज में आए हैं। तो मैं इधर करके मैंने लोगों को बताना था कि क्या चीज़ है। इन्होंने मुझसे पहले लोगों को बता दिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। कन्फ्यूजन पैदा कर दी। मेरा तो प्रोजेक्ट गेो का लफ्ज़ बड़ा अच्छा तुमने इस्तेमाल किया। गेो के मैंने कई दफ़ा सुने हैं। मुझे इंडिया की फिल्मों में गेो का लफ्ज़ जो है ना, मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब मैं कहता हूँ इसी बात पे आप ज़रा हमें ये भी तो बताएं ना कि कौन कौन से ममालिक इसमें अफेक्टेड रहे हैं, किन किन लोगों को इस टारगेट किया गया? यार इसमें बताऊँ ना, एक बताएं कि एक तो मैंने मदद ली, एक शरीफ लड़का है, उम्र में बहुत छोटा है, मैंने उसकी मदद ली। मैंने कहा यार ये मैं जब ये बता रहा हूँ कि मोरक्को का बादशाह जो है उसका मोबाइल फ़ोन सेव नहीं, टारगेट हुआ, हैक हो गया। मोरक्को के बादशाह का नाम है मोहम्मद, आगे 2 लिखा हुआ है, सेकंड, ठीक है। अब नाम लेते हुए कुछ मदद आप करोगे मेरी, कुछ लोग समझ जाएंगे, प्रोनाउंस इसको नहीं करना। और अगर जो हमसे गलतियां हो गई यार तो माफ़ कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम अच्छा, मोरक्को के बादशाह मोहम्मद सेकंड, उसका मोबाइल सेव नहीं, टारगेट हुआ है, हैक हो गया। मोरक्को ही के वज़ीर आज़म, वो क्या नाम लिया था, साद एडमिल ओतमानी, इनका मोबाइल टारगेट हुआ, हैक हुआ। गियो फ्रांस के सदर मैक्रोन, ओए होए होए, फ्रांस है यार, तुम देखो फ्रांस का सदर मैक्रोन, उसका फ़ोन गियो सब गियो, ठीक है। जो डेटा बेल्जियम था, का जो सदर, कुछ था, बेल्जियम का सदर ये चार्ल्स माइकल बेल्जियम का सदर है यार। वो कोई हमारी तरह का कोई, वो कहते हैं ना कि चित्राली मैगजीन का सदर नहीं है, ये एक पूरे मुल्क के इतने इन्फ्लुएंशियल मुल्क का सदर है। उसका मोबाइल गियो,
NSO इजरायली कंपनी गियो। उसके बाद आया स्पेन का वजीर आजम, स्पेन का वजीर आजम, वो पेड्रो सांचेज था, सांचेज। अब पेड्रो सांचेज स्पेन का वजीर आजम है, वो कोई युगांडा का वजीर आजम नहीं है, इथोपिया का नहीं है, सॉरी मैंने युगांडा का बना तो हाँ युगांडा तो आ रहे हैं। इथोपिया का नहीं है, वो स्पेन का है वजीर आजम। स्पेन का वजीर आजम महफूज नहीं है इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस सिस्टम से। ठीक है। मोबाइल गियो। आगे आ जाते हैं, अब इराक के सदर हैं जी, ये बरहाम साले है ना, बरहाम साले ही होगा। बरहाम If not, तो साले। आपने प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बरहाम साले, इनका मोबाइल गियो, इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस इराक सिस्टम भी के गियो। तहत गियो। साउथ अफ्रीका के सदर हैं सिरिल रामाफोसा। अब एक सिरिल मायदा हमारे कुलीग होते थे डॉन में, जिनका बड़ा एक वक्त में चला था। ये क्या स्टोरी है? वो एक लंबी स्टोरी है। वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ और फौज के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही थी, ओहो, उसमें हुआ। ये अगली दफा डिस्कस करेंगे फिर हम। ये बड़ा मीडिया में डिस्कस हुआ। तो ये हमारे सिरिल मायदा थे जो डॉन में थे, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट थे, मेरे भी गपशप रही, मेरी दोस्ती भी रही है। तो ये सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के सदर, इनका गियो मोबाइल। मिस्र के वजीर आजम मुस्तफ़ा मदबूली, इनका मोबाइल इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सिस्टम सर्विलेंस सिस्टम से गियो। लुबनान के वजीर आजम साद हरेरी। अब ये साद हरेरी कौन था? ये साद हरेरी वो था जिसकी वजह से नवाज शरीफ, इसके ख़ानदान की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्लैंडस्टाइन डील हुई थी, जिसके तहत ये अरब गए थे। साद हरेरी था उसमें, इंटरेस्टिंग जामिन था। साद हरेरी का मोबाइल गियो, इजरायली कंपनी। अच्छा, युगांडा का साबिक वजीर आजम था डॉक्टर रूहा काना रुकंडा, यही होगा ना नाम? अब ये हो सकता है, आई मीन ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हम गलत बोल रहे हो। इफ सो प्लीज फॉरगिव अस। अब ये था, अब इनका मोबाइल भी गियो। अब ये देखते हैं जो काजाकिस्तान का एक हमारा इकलौता बंदा, अच्छा हमारा इकलौता ये कौन है? पाकिस्तानी, इकलौता बंदा जो है ना, वो पाकिस्तान का वजीर आजम था, जो आजकल बेचारा रुल रहा है, जो जेल में है, डयाला जेल में है, इमरान खान। जब ये इमरान खान वजीर आजम था, इसका मोबाइल भी गियो। अच्छा, पेगासस ने इमरान खान साहब के फोन पे भी अटैक किया हुआ है। और अब वाज इट सक्सेसफुल? उस वक्त ये था कि एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जब इन्हें पता चल गया कि वजीर आजम का मोबाइल, इमरान खान का मोबाइल गियो और इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस सिस्टम के तहत गियो। पाकिस्तान में तो क्लाइंट है ही कोई नहीं, सिर्फ एक बंदा जिसका मोबाइल हो रहा है। तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ये बात बाहर आई थी कि जो हमसाया मुल्क ने नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क में भी खिलवाड़ किया हुआ है, वहाँ पर उसने अपने बंदों को टारगेट किया है इस इजरायली कंपनी NSO की सर्विलेंस प्रोडक्ट के पेगासस के ज़रिए, तो इन्होंने हमारा किया। भैया आपको पता चल गया, इमरान खान की हुकूमत इतनी इफ़ेक्टिव थी, आपको पता चल गया कि वज़ीर आज़म का फ़ोन टारगेट हो गया, हैक हो गया, जो भी इसमें डाटा था, जब तक इमरान खान उस फ़ोन को इस्तेमाल करता रहा, वो डाटा तो जिसके पास जाना था वो चला गया। उसने पता नहीं उसका क्या इस्तेमाल किया होगा, हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल। तो आपकी हुकूमत थी, आपने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया, फिर आपने किया क्या? क्या आपने कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया नरेंद्र मोदी से? नहीं। ठीक है, 2020 में, 2020 जी, अब 2020 को सामने लगाओ, 2019 में आखिरी इंतखाबात हुए थे इंडिया में, लोकसभा के, अभी हो रहे हैं ना जी, 19 अप्रैल से शुरू हैं, अभी ये 2024 के हैं, 2019 के। तो इमरान खान ने क्या कहा था, वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, कहता जी नरेंद्र मोदी जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जीत गया था। क्या इमरान खान ने इसलिए कहा था कि नरेंद्र मोदी तुम जीतो और फिर मेरा मोबाइल जड़ाना, तुसी टारगेट कर लेना, हैक कर लेना, क्योंकि इमरान खान हुकूमत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किया ये। तो उसके बाद फिर आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ पॉसिबल है
कि यार देखो इन्होंने किया है, फिर आपके पास जो सबूत होंगे वो लेके आए। लेकिन आप कह कैसे सकते हो किसने किया, क्योंकि जैसा आपने कहा इससे पता नहीं चल सकता, यू कैन नॉट ट्रेस इट बैक। नहीं, अगर ये ना होता तो ये NSO कंपनी जो है ना, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले बैठती, वो फॉरबिडन स्टोरीज को ले बैठती, वो दुनिया में जो अदालतें, दुनिया में आलमी अदालतें होती हैं, वो किसी किसी जगह पे, हर एक जगह पे जाके पटिशन फाइल करती। हाँ, ये वो इदारे उड़ चुके होते। फेयर इनफ। NSO क्या करती रही? NSO ये करती रही बड़ी, उसमें वज़न भी था लेकिन वज़न नहीं भी था। वज़न किस तरह से था? उन्होंने कहा यार ये हमारी प्रोडक्ट है, पेगासस हमारी प्रोडक्ट है। किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जब हमारे साथ कांटेक्ट करती तो हम ये सिस्टम उसके हवाले कर देते हैं, ये जानते हुए उसके हवाले करते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये जुराइम की दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये माफिया और रैकेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। अब हमें क्या पता कि जो हमारा क्लाइंट है वो उसको अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर हमने बनाया इस पर्पस के लिए, अब आपको दे दिया, अब आपने जो करना है वो आप पे। ठीक है ना। अब कोई उनसे पूछे, ये हुआ था कि जब ये चीज़ आई बाहर तो पहली मर्तबा ये हुआ था कि NSO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, इशू की थी। ये पहली मर्तबा हुआ कि NSO एक रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है अपनी NSO के बारे में। वो क्या थी? क्या थी? उसको ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट कहा गया था। ये 2021 की बात है। 2021 में उन्होंने रिपोर्ट की थी कि जनाब ये चीज़ें उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ा रहे थे कि इस प्रोडक्ट का बहुत है। उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में, पेगासस के बारे में कहा था कि ये मैक्सिको में इस्तेमाल हुआ और बड़े बड़े ड्रग बैरन थे जिनमें अल चप्पू, पता नहीं कोई नाम था, अल चैपो को जो ट्रेस किया गया था, लोकेट किया गया था, पकड़ा गया था, वो पेगासस सिस्टम के जरिए पकड़ा था। हाँ, वो अपने ये तारीफें इकट्ठी करने का कह रहे ठीक हैं है। कि हमने उसके ये बाद उन्होंने कहा कि यूरोप में एक मुल्क नहीं, यूरोप के अलावा 40 मुल्कों में जो चाइल्ड अब्यूज एक रैकेट्स हैं, माफियाज हैं, उसको ट्रेस किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मतलब वो अपना बता रहे थे कि देखो ये सिस्टम, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म किए, नहीं होने दे, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसने $300 मिलियन का बताया NSO ने। अब $300 मिलियन कितने बनते होंगे पाकिस्तानी? मैंने हिसाब नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता अभी। ठीक है ना, अभी हम सोच भी नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा जीरोज आ जाएंगे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो आ जाएगा। तो $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नहीं किए थे। अब $300 मिलियन के नहीं किए, मान लिया बात, NSO साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने नहीं किए। अच्छा, एक अगर किसी क्लाइंट ने लेना हो ये प्रोडक्ट तो कितना ये कॉस्ट करता है? ये वेरी कर रहा है। वेरी भला किस तरह से कर रहा है? ये वेरी कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी डिटेल कोई नहीं आती, हल्की फुल्की बात आती है, तो वो $60 मिलियन था जो एक मुसलमान मुल्क है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये 10 मिलियन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 20 मिलियन का भी होता है, 30 मिलियन का भी होता है, 40 मिलियन का, ये 50 का, $60 मिलियन का प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या होता है? एक मिसाल के तौर पे सतार खान का मोबाइल टारगेट करना है, व्हाट्सएप भी है, वो कहेंगे अच्छा आपने $50 मिलियन या $20 मिलियन या $10 मिलियन में हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आपने बताया हमें कि हमारा आपको एक और पहला टारगेट है। अच्छा, नहीं तो पहले टारगेट के लिए $1000 से लेकर $5000 तक आपको देनी पड़ेगी फीस। अच्छा, फर्दर टारगेट्स की भी फी होती है अलग? फर्दर टारगेट, अब ये सारी होती कॉन्फिडेंशियल, उसकी डिटेल नहीं बताते, उस सिर्फ एक तरीके से ख़ास तौर पे बताते हैं। अब वो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट शाया की NSO ने अपने डिफेंस में, तो उसमें यही चीज़ें थी जिसके ऊपर ज़्यादातर कह रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट को कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हमारे क्लाइंट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई NSO से पूछे कि जब आपको पता चल गया कि ये फ़लाना मुल्क है, ये फ़लाने मुल्क की फ़लानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके ऊपर ये आ रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, टर्मिनेट क्यों नहीं किया आपने?
अभी इतने पूछ चूचे सकते बच्चे हैं। तो हो नहीं आपके, आपको पता नहीं है कि आप आपका जब कह सॉफ्टवेयर रहे कितना हो यूज हो कि रहा है। हमने $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट जो नए थे हमने नहीं होने दिए, कि हमें शक था कि जो हमारा क्लाइंट है ना इसका इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा जिसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनी। ये सर्वेलेंस सिस्टम इसलिए नहीं बना कि सतार खान वजाल पे लग जाए, वजाल क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको कौन सा मैसेज कर रहा है, डेटा क्या कह रहा है, इसके कैमरे में क्या चीज़ें, इसके माइक्रोफोन में क्या चीज़ें, फलानी चीज़ें। इस काम के लिए तो ये चीज़ प्रोडक्ट नहीं बनी पेगासस। ये बनी है कि जी टेररिस्ट, दहशतगर्द लोकेट नहीं हो रहे यार, वो हमला करते हैं चुपके से निकल जाते हैं, चलो उन ट्रेस करना, चलो इसके लिए तो पेगासस इस्तेमाल हो सकता है। जुराइम पेशा लोग हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, धंधा करते हैं, मुनशियात का धंधा करते हैं, चलो ये लोकेट नहीं हो रहे, चलो ये सिस्टम जा रहा है। या कोई बेचारे कोई कुदरती आफात आई हुई हैं, कोई जल्जला आया हुआ, कोई तूफान आया हुआ, कोई सैलाब आया हुआ है, उसमें फंस गए, बिल्डिंग गिर गई, इमारत गिर गई, या कोई चीज़ भी गिर गई, उसके मलबे तले लोग दबे हुए हैं, वहाँ इस्तेमाल कर लें कि यार लोकेट करना है कि कहाँ पर हैं ये लोग। ये तो बात समझ में आती। बिल्कुल। आपने कर दिया कि यार ये जो है ना हमारा मुखालफ सियासतदान, इसको करना है, चलो ये अपने मुल्क में कर लिया, आप दूसरे मुल्क के अपने टारगेट, उसका मोबाइल भी आप लोग टारगेट कर लेते हो, हैक कर लेते हो। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में क्लाइंट कोई नहीं, वरना पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती तो उसी तरह से नाम आते जिस तरह से इंडिया के आए हैं कि लातादाद 40 तो यार वहाँ जर्नलिस्ट हैं। वो जर्नलिस्ट क्या हिल गए होंगे, एक जर्नलिस्ट का था सिद्धार्थ, उसका नाम है, वायर का जर्नलिस्ट है। मैं एक दो दफ़ा उसकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, काफ़ी वो गहराई तक जाता है, डेप्थ में जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो डेप्थ में जाने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है, ऊपर ऊपर से हम लगे होते हैं। उसको जब पता लगा कि जनाब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, फॉरबिडन स्टोरीज़ ने ये एक चीज़ निकाली है कि उसमें मेरा मोबाइल भी है, ये भी टारगेट हुआ होगा, उसने अपनी बुढ़ी का फ़ोन, अपने बच्चे का फ़ोन, अपने दोस्त का फ़ोन इस्तेमाल किया। और पहला फ़ोन उसने किसको किया? किसको? इंडिया के यूनियन मिनिस्टर को, जिसका नंबर भी, जिसका मोबाइल फ़ोन भी टारगेट हो चुका हुआ था पेगासस में। लो जी। उसने उसको किसी और नंबर से किया, बड़े तरीके से उसने कहा कि जी मेरा पहला ज़ेन काम किया कि मुझे अपने सोर्सेज को बचाना है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, अगर किसी को पता चल जाए तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद वो जो मिलते हैं और कई इफेक्टिव जो थे, यानी कि जो इसकी विक्टिम्स थे, वो जब मिले तो उनको किसी ने कहा कि यार इंटेलिजेंस एजेंसी ये की दुनिया में ये बात कही जाती है और प्रैक्टिकल भी होती है कि मोबाइल आपका हैक हो चुका है, टारगेट हो चुका है, या आपको शक है कि मेरा मोबाइल हैक हो चुका हो। उन्होंने कहा रेडियो की आवाज़ ऊंची कर दो, टीवी की आवाज़ ऊंची कर दो, म्यूज़िक की आवाज़ ऊंची कर दो, उसमें आपस में बात करो, इनको मुश्किल पड़ जाएगी जिन्होंने टारगेट किया हुआ है आपका मोबाइल, आप हैक किया हुआ। तो कहते फिर हम लोग ऐसे बात करते थे। ये कई जगह पर आया है कि जब पता चला, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये भी हुआ कि जब पता चलता था तो मोबाइल बदल लेते थे, जैसे इमरान खान ने बदल लिया था। हाँ, इमरान खान से याद है, अभी आपने बोला कि इंडिया में 40 तो बड़े ज़्यादा लोग टारगेट हुए हैं, 40 तो खाली जर्नलिस्ट ही थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदा टारगेट हुआ, वो दैट टू ओनली बीइंग इमरान खान? मैं शक करता हूँ कि इमरान खान अकेला नहीं होगा, और भी होंगे, लेकिन डिपेंड करता है जिनकी इन्वेस्टिगेशन थी। हमने तो उस पर चलना है जिनकी इन्वेस्टिगेशन। अब शक करना शुरू कर दो, अगला आपसे पूछे जी बताएं जी इमरान खान के अलावा दूसरा नाम बताएं, फिर आप क्या कहोगे? मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ क्या इमरान खान ने इतना इंटरेस्ट जिसमें डेवलप हो सकता था, किसी भी जो पाकिस्तान का मुखालिफ होगा या इमरान का मुखालिफ होगा, जो पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान से बाहर हो। जैसे इमरान खान की हुकूमत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी है, या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, या नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है तो इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? हम तो दो को जानते हैं, एक रॉ है, एक IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। कौन सी है जिसका वो था? जो इजरायली कंपनी NSO के सर्विलेंस सिस्टम पेगासस को इस्तेमाल करते हुए जिसने हैक कर लिया इमरान का मोबाइल जी, उसमें कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं था, कोई पाकिस्तानी लोग नहीं थे, कोई इमरान के अपने मुखालिफ नहीं थे। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि इसने किया है, इमरान कह रहा था कि इसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है,
इमरान ने कोई फ़ौज का नाम नहीं लिया था, इमरान ने कोई ISI का नाम नहीं लिया था, इमरान ने कोई अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया था। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, नरेंद्र मोदी की BJP की हुकूमत का नाम लिया था। और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको, वो कहते हैं कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म, एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। अब मुझे नहीं पता अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या, UNO, अक़वाम मुत्तहिदा, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड कौन सा जगह, क्या ये कोई खुफिया अदालत है जिसका हमें नहीं पता? अनस्पेसिफाइड हो सकता, अनस्पेसिफाइड भाई, अनस्पेसिफाइड। व्हाट डज इट मीन अनस्पेसिफाइड? क्या आप कहूटा प्लान डिस्कस कर रहे हो? कोई बहुत ही राज की बात है, आपकी सारी चीज़ें बात आ गई, बाहर आ गई, और आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे आप? और यार ये ओपनली होता है, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यार वी आर हेयर टू से दिस थिंग, बिल्कुल वी आर हेयर टू स्टे। ये नहीं होता कि आप कहते कोई अप्रोप्रिएट फोरम होगा, तो क्या गया अप्रोप्रिएट फोरम? इतने साल गुजर गए आपकी हुकूमत रही, कितने गया अप्रोप्रिएट फोरम? नहीं, एक्शन का तो आप कहीं ना, सानू तो बस भड़के मारनी आती हैं। तो वही मैंने कहा। उसके बाद हुआ कि ये हो नहीं सकता। ये 50,000 मोबाइल थे जो डिटेक्ट हुए थे, 50,000 मोबाइल। तो उसमें से इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, इसके हम इसमें पाकिस्तान का सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान का एक बंदा था, इमरान खान, जो उस वक्त वजीर आजम था, उसका नाम आया था। एंड अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो इंडिया की इंडिया, हजार, हमारा एक, उनके 1000। इंडिया की जो बात करें ना, तो मैं इंडिया का ये कहता हूँ कि ऐसे लगता है जैसे कि इंडिया की हुकूमत की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इम्कानात कम लगते हैं, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन कामों में नहीं आती। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं आप? कभी हुआ ही नहीं ना वहाँ पे। भाई पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो आए दिन कोई ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है, इंडिया में कभी हुआ है? फेयर इनफ, वैलिड पॉइंट। ऐसे मुझसे बात पूछ रहे हो जैसे खुदा की कसम, जैसे बच्चा नहीं पूछता। नहीं, क्यों बंदा स्कूल सवाल का भी ना बच्चा करे अब। मुझे बिल्कुल स्कूल के बच्चे लगे हो। ये नहीं इंडिया में अच्छी क्यों बात है होता ना, इल्म के पीछे भागो, अब नॉलेज। ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो टारगेट हुआ वो कौन हुआ? वो इंडिया हुआ। अब इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और जब का ये पीरियड है ना, स्पेसिफिकली 2016 से लेकर 2020, स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि जी जो क्रूड फॉर्म में 2017 से 2019, लेकिन इसमें 2016 भी आया था, 2020 भी। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट में प्रॉपर ड्यूरेशन भी डाली हुई है कि इस पीरियड में इतना यार उन्होंने काम इतना किया, पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं काम करते वो यार, पाकिस्तानियों की तरह नहीं काम करते यार। पाकिस्तानी उन्होंने कितना अरसा, साल से ऊपर लगा दिया था इसको फॉरेंसिक कराते कराते, किसी कानो कान खबर नहीं हुई कि इतने बड़े 2 इदारे हैं, उनके साथ मीडिया हाउसेस इतने हैं, ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, करके दिखाओ। ऐसे साढ़े छम्मे ਨੂੰ पता लगेगा ਇੱਥੇ कि स्टूडियो में क्या बात है, बाहर जाके भड़का मार जी मैं भी मैंने पता लग गया, भी पता लग गया। तो ये तो है। हालांकि मीडिया जर्नलिज्म ये होती है कि आपने चीज़ें जब तक आप पब्लिक आई में नहीं लेके आ जाते प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म से, आप खामोश रहते हैं, आप तो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते, किसी के साथ नहीं कर सकते। अच्छा सतार साहब, तो बताएं ना, ये इंडिया का मैं अब करने लगा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, वो ये है कि जब ये स्पेन के वज़ीर आज़म की बात हुई, ठीक है, पेड्रो सांचेज, तो वहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई जो किसी और मुल्क में नहीं हुई थी। वो क्या? वो डेवलपमेंट ये थी कि जो स्पेन की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसकी सरबराह खातून थी। ठीक है, ये मिस पाज एस्तवान, इसको सैक कर दिया। जब ये बात सामने आई कि स्पेन का ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उसका जो वज़ीर दिफा था स्पेन का वो भी, और वज़ीर दाखिला का भी फ़ोन जो था ना, वो इजरायली कंपनी ने हैक कर लिया था, टारगेट कर लिया था। उस चक्कर में हुआ कि तुम कर क्या रही थी, ये मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? मुल्क का बादशाह, मुल्क का सरबराह, मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर दिफा, मुल्क का वज़ीर दाखिला, ये सबके फ़ोन हैक हो रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं। उस बेचारी को उन्होंने फारग कर दिया था।
ना सिर्फ उनको फ़र्क किया बल्कि स्पेन में ही एक कैटलॉन एक इंडिपेंडेंस मूव चल रही है। वो स्पेन में कुछ लोग रहते हैं जो नेटिव्स हैं, जो समझते हैं कि जी एबोरिजन नहीं होता, वो समझते हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं कि इतने इलाके हैं स्पेन के, वहाँ पर हमने आज़ादी लेनी है। उनके 63 जो लीडर थे ना, उनके फ़ोन भी हैक हुए थे, उनके फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी टारगेट हुए थे। अब ये एक अजीब सी बात थी कि यार वो स्पेन का अपना वज़ीर आज़म, उसका मोबाइल भी टारगेट हुआ है, जो रिवोल्ट करना चाह रहे हैं एक तरह से उनका भी हुआ। तो जो उनके मुखालफ हैं उनके 63 बंदों का भी हुआ है। ये बिल्कुल कोई भी सेफ नहीं है। अब देखो कैसी बात है, ये किस तरह की बात है कि मुखालफ मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे मुखालिफ हो, लेकिन हम दोनों मेरा मोबाइल भी टारगेट हो गया, हैक हो गया, तुम्हारा मोबाइल भी टारगेट हो गया, हैक हो गया। समझ नहीं आ रही कि यार हम, चलो मैंने तुम्हारा करवाया तो तुमने मेरा करवा दी, या किसी तीसरे ने हम दोनों का कर लिया। आखिर माजरा है क्या? ढूंढ ढूंढ तुम फिल्मों में काम किया करो जिस तरह का आखिर माजरा है क्या, कि लड़की ने एक बात सुनाई कि तुम्हारे अब्बू मान क्यों नहीं रहे, तुम्हारे पिताश्री मान क्यों नहीं रहे, जबकि इतना अच्छा लड़का, उनको इतना अच्छा दामाद नहीं मिल सकता, तो क्यों सोच रहे हैं। तुमने ऐसे मुझसे सवाल किया। अब उसमें इंडिया में जो इंडिया की सिचुएशन जो है ना, वो बड़ी उस तरह की हो जाती है कि इंडिया टारगेट होता है। तो इंडिया में अब नरेंद्र मोदी हुकूमत में है, बिल्कुल, और 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह भी कहना चाहिए ना साथ, अगर दुश्मन ममालिक भी हैं फिर भी माशाल्लाह कहना चाहिए। इमरान खान ने अगर ये कहा था उसके 2019 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतने से पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जीतेगा। उसको पूछे तूने तुक्का मारा था, तूने ख्वाब देखा था, या तुम्हारी आस थी? अगर तुम्हारी आस थी, तुमने या तुक्का मारा था, तो वही नरेंद्र मोदी है, वही उसकी हुकूमत है जिसने तुम्हारा मोबाइल हैक किया। तुम इसलिए दुआ कर रहे थे इमरान खान, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान दुआ कर रहा था कि नरेंद्र मोदी हो जाए, चाह के शौक़ था इमरान खान को अपना मोबाइल टारगेट कराने का, हैक कराने का। अब वही नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान को टारगेट करता है, उसकी हुकूमत पाकिस्तान को टारगेट करती है, तो समझ में आती है कि हमारे उनके ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने मुल्क में रहते हुए राहुल गांधी, समझ में आती कांग्रेस का लीडर है, मद्दे मुकाबल है नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, राहुल गांधी के 2 फ़ोन, दोनों ये इजरायली कंपनी NSO के जरिए ये पेगासस घुस गया, गियो। इसके अलावा राहुल गांधी के 5 स्टाफ मेंबर थे जो पॉलिटिशियन नहीं थे, स्टाफ मेंबर्स, उनका भी प्राइवेट सेक्रेटरी टाइप के नहीं होते, जिनके थ्रू मोस्टली कम्युनिकेशन होती होगी, ठीक है ना। 5 उनके, जिनका बेचारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना कोई लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, ना राज्यसभा का लड़ते हैं, ना पॉलिटिशियन है, वो एक स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं कि कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका स्टाफ होता है, जिनका सियासत से काम नहीं होता, लेकिन स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। उनके 5 के गियो। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जूं पता चलता था ना कि हमारा मोबाइल तो टारगेट हुआ था, पेगासस ने किया था, अमेरिकी इजरायली कंपनी NSO ने किया था, ये फिर फ़ोन बदल लेते थे। राहुल गांधी ने भी फ़ोन बदल लिया, अपने स्टाफ को भी कहा फ़ोन बदलो। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि फ़ोन बदलने से पहले जितनी देर तक वो टारगेट रहा फ़ोन, वो हैक होता रहा, आपकी कितनी चीज़ें, आपका कितना मोबाइल के अंदर डाटा, आपकी खुफिया सीक्रेट चीज़ें कितनी उनके पास जा चुकी थी, इसका तो किसी के पास है ही नहीं। हम तुक्का ही मार सकते हैं, यार मुझे 2 साल बाद पता लगा, मुझे साल बाद पता लगा कि मेरा फ़ोन तो सारी चीज़ें निकल रही है मेरे फ़ोन से। और अगर आप फ़ोन चेंज कर भी लो तो हाउ डिफ़िकल्ट वुड इट बी कि आपका जो नया फ़ोन है उसको टारगेट कर लें? नहीं, जब वो टारगेट होगा, उसमें ये हुआ था कि फिर इनके लिए फ़ोन का इस्तेमाल जो है ना, वो अजीबोगरीब शक्ल में हो गया था। जैसे ये इमरान खान का था कि जब ये हुकूमत से निकला, बड़ी बड़के मारा था, हुकूमत को कह रहा था मैं छड्डांगा नहीं है ना। फिर इसको प्रॉब्लम खुद क्या हो गई थी, आपस में बात करने के लिए मोबाइल, अब इनको पता था कि मोबाइल जो है बड़े आराम से कर दिया, तो इनके लिए मसला ये हो गया था, इन्होंने बंदे रख लिए थे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मोबाइल पे नहीं,
मेरा बंदा जा रहा है, स्कूटर पे ये जा रहा है, पुराने मोटरसाइकिल पे ज़माने जा की तरह मैसेंजर भेजे जा रहे हैं। मैसेंजर भेजे जा रहे हैं, या जब तुम मिलोगे तो ये बात करना। ये तो अपनी खिड़कियों में जाके बात करते थे। इनको डर था अपने वॉशरूम का कि कहते वॉशरूम से बात ना बाहर वो निकले। कबूतर रख लिए थे इन्होंने। ठीक है ना, और ये तुम्हारी बात ठीक है, कबूतर रख लिए थे। तो ऐसे ही था कि राहुल गांधी ने बदल लिए अपने दोनों मोबाइल, इमरान खान ने भी अपना मोबाइल बदल लिया। जिसका मोबाइल का पता चला, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज़ की चीज़ें बाहर आने से कि भाई तुम्हारा सब ने, लेकिन टाइम गुजर चुका हुआ था। कैसा टाइम गुजर चुका हुआ था कि जिसमें पता नहीं क्या कुछ आपका डेटा किसके पास चला गया, आपको पता ही नहीं। आप सिर्फ शक करें, ए नरेंद्र मोदी ने किया होगा, ए रॉ ने किया होगा, ए मुसाद ने किया होगा, फलाना किया होगा। अब उसमें एक बहुत बड़े झटके की बात बताऊँ आपको। बताएं वाकई ये झटके की बात है। इजराइल की ये प्राइवेट कंपनी है, NSO इसका नाम है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। दुनिया टारगेट हो अच्छा, गई। NSO की फुल फॉर्म क्या है? NSO का इस तरह है कि इसके 3 मालिक हैं। 3 मालिक हैं इसके, उनमें से 2 स्कूल फेलो हैं, शैलव होलियो, ठीक है, ठीक है। दूसरा है निव कामरी, निव और कारमी जी। और एक ओमरी है। ओमरी लवी। तो ये NSO, ये तीनों के अच्छा, नाम, तीनों के इनिशियल्स। Initials ठीक है। ये हैं। अब इसमें एक और बात जो झटके वाली बात है, इजराइल के वजीर आजम का नाम क्या है? नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है ना, उसका मोबाइल भी टारगेट और हैक हो गया था। इजरायली कंपनी NSO का ही पेगासस सिस्टम के जरिए नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का वजीर आजम, उसके बेटे का फोन टारगेट हो गया, हैक हो गया। घर के कुत्ते ने काट लिया। अब कोई पता नहीं किसने काटा है, क्लाइंट ने काटा होगा ना, कटवाया किसने? क्लाइंट ने काटा होगा, लेकिन सिस्टम तो उनकी अपनी अपना कंपनी था। का इस्तेमाल हुआ। लेकिन साथ साथ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब करते थे ना, NSO इजराइल की प्राइवेट कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करती थी किसी भी अपने क्लाइंट के साथ, ये सिस्टम पेगासस देने के लिए, सर्वेलेंस सिस्टम देने के लिए, तो इजरायली हुकूमत बीच में आती थी। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री, इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो बीच में आती थी। कई जगह पे अप्रूवल नहीं हुई कि इजरायली हुकूमत ने कहा कि इनके ना, साथ इसको नहीं काम देना। मिसाल के तौर पे यूक्रेन नहीं है, जी। यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट हो गया NSO का, इजरायली कंपनी NSO का यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट हो गया कि भाई आपको हम पेगासस देंगे, सर्वेलेंस सिस्टम देंगे। लेकिन बीच में फिर इजराइल की हुकूमत गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने कहा कैंसल। नहीं। वाई? क्योंकि रूस ने अप्रोच कर लिया था इजराइल की हुकूमत को। अब ये था इनके लिए कि रूस को नाराज नहीं इस कीमत पे किया, ऐसा क्योंकि रूस को पता था, उसने कहा जी हमारे मोबाइल सेव नहीं रहेंगे, यूक्रेन हमारे मोबाइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो उन्होंने कहा सर हम करते ही नहीं। लेकिन खुश फिर कर लें। अमेरिका नाराज नहीं हो जाना था? आगे मेरा अमेरिका की तरफ जाएंगे ना, आओ ना, अभी छेती आओ। पहले इंडिया को तो पूरा कर लें। आप इंडिया का ये हुआ कि राहुल गांधी की बहन है एक, प्रियंका गांधी, बिल्कुल। सोनिया गांधी और राजीव गांधी जो वज़ीर आज़म थे, इनके 2 बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ठीक ये है। दोनों के मोबाइल जो थे ना, मोबाइल फ़ोन, वो अमेरिकी ये इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सिस्टम की जद में आ गए। ठीक है। अब उसके बाद मुखालफों की तो बात समझ में आती है कि चलें एक चीज़ मान ली जाती है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत जो BJP हुकूमत है, इसकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने इजरायली कंपनी NSO का पेगासस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो अपने ही यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा, उनका अपना यूनियन, अपने यूनियन मिनिस्टर, एक से ज्यादा, मल्टीपल। अब देखें ना, एक यूनियन मिनिस्टर है फॉर रेलवेज, IT, कम्युनिकेशन, अश्वनी वैष्णव। ठीक है। ये ना सिर्फ इसका मोबाइल वो टारगेट हुआ, हैक हुआ, बल्कि इसकी बीवी का भी हुआ।
अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत का ये वज़ीर है, यूनियन मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर है, ये और इसकी बीवी का हो गया। समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी क्या चाह रहा है। मुखालफिन की तो समझ आती है बिल्कुल। कि मुखालफों की वो इस चीज़ पे नज़र रख रहा है। उसके बाद दूसरे यूनियन मिनिस्टर हैं जो प्रहलाद सिंह पटेल। अब ये हैं इसकी बीवी, उसका भी फ़ोन, और इसके दफ्तर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसका फ़ोन, इसका जो माली है पटेल का, यूनियन मिनिस्टर का माली है, उसका फ़ोन भी, और जो इसका बेचारा कुक है, जो बावर्ची है, इसका खाना बना के उसका मोबाइल भी। वाई? क्योंकि पटेल कई दफ़ा अपने इन मुलाजमीन का फ़ोन इस्तेमाल करता था। अब ये यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के जिनके मोबाइल हैक हो गए, टारगेट हो गए, और हुकूमत किसकी? नरेंद्र मोदी की। क्लाइंट कौन है? नरेंद्र मोदी की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपने बंदों पे। उसके बाद एक प्रदीप अवस्थी, ये पर्सनल सेक्रेटरी किसका है? बीजेपी के एक लीडर है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे वो कुछ अर्सा पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर थी। उसके प्राइवेट सेक्रेटरी का मोबाइल भी सिर्फ इस वजह से टारगेट हुआ, हैक हुआ कि राज्य की कम्युनिकेशन इसके जरिए होती इसके ज़रिए करती है। अब ये देखो, ये भी ये बड़ी जालिम मोदी की चीज़ पार्टी होती की आ है। गई। उसके बाद है एक और है जो मुझे इसलिए पसंद है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लीडर है, मिनिस्टर भी है। ये कौन है? ये स्मृति ईरानी है। हाँ, स्मृति ईरानी ने ना अमेठी हल्के से राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। अच्छा जी। 2019 के इंतखाबात में बड़े मार्जिन से। अमेठी एक ऐसी है, रायबरेली और अमेठी, ये दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं कि गांधी ख़ानदान की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। गांधी ख़ानदान की कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक स्मृति ईरानी जो है ना, वो एक्ट्रेस रही है अपने दौर में। शी इज़ ए गुड लुकिंग वुमन, वो एक्ट्रेस रही है, और उसने कहा था 2019 के, वो हमें ऐसे लगा कि जलसों में लोग कह देते हो कि मैं इसको हरा दूंगा या हरा जैसे दूंगा। हमारा लाड़काना पीपीपी का गढ़ कह लें उसको, उस तरह उन्होंने उस तरह का उसने कहा। लेकिन उसके मुखालिफ जब कोई बात करते कि हम हरा देंगे, तो हम इंतखाबात होने से पहले यही सोच रहे होते हैं कि यार चलो बेचारा एक अपनी क्या कहते हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, एक नारा दे रहा है लोगों की, अपने सपोर्टर की बढ़ के मार। स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि मैं अमेठी में राहुल गांधी को हरा दूंगी, उसने हरा दिया, कर भी दिया। अब ये स्मृति ईरानी बेचारी का क्या है, जिसने सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का मुखालिफ था, राहुल गांधी, और ये फटियाँ बांध देती हैं। स्मृति ईरानी का जो सेक्रेटरी है उसका मोबाइल भी हैक हो गया, गयो। अब ये देखो ना, अजीब सी कंफ्यूजन ही पैदा हो गई, समझ नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अपने मुखालफों पर एतबार नहीं होना चाहिए। मेरा जो मुखालिफ होगा, आपका जो मुखालिफ होगा, हमें उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने को भी, कि अपना भी कोई चक्कर चलाता होगा, इसीलिए हम करते होंगे। तो ये देखो किन किन के नाम आ रहे हैं। फिर एक है प्रवीण टोगेडिया, इनका भी होगा। एक आते हैं अभिषेक बैनर्जी। ये कौन है साहब? अभिषेक बैनर्जी जो है ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये एक ऐसी पार्टी है, कहते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को ख़तरा नहीं है 2024 के इंतखाबात में। ठीक है। उसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ख़तरा हो सकता है। और ये अभिषेक बच्चन जो है ना, इस तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भतीजे हैं किसके? ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सदर हैं और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। बड़ी तड़ल्ले वाली औरत है, हिला के रख देता। कांग्रेस ने नहीं लाया, राहुल गांधी ने नहीं लाया, प्रियंका गांधी ने नहीं लाया, अकेली ने, सोनिया गांधी ने नहीं हिलाया, किसको? नरेंद्र मोदी को।
नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पे वाकई हराया है तो दो बंदों ने हिलाया है, जिसमें एक ममता बनर्जी है। ओह, तो ममता बनर्जी के भतीजे की जो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, उसका फ़ोन हैक हो गया। गियो, हम गियो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का, ठीक है। अशोक लबारा, उसका भी हो गया। एक साइंटिस्ट है, टॉप साइंटिस्ट इंडिया का, उसका नाम है गंगा डीप कांगो। हरी मेनन है वो। अब हरी मेनन कौन है? कौन है जी? हरी मेनन है इंडिया में जो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, उसका कंट्री हेड है। अच्छा, ये फाउंडेशन क्या करती है? ये डोनेशन का काम करती है, चैरिटी का काम ठीक है। करती है। पूरी दुनिया में जिन्होंने चैरिटी डोनेशन लेनी होती है ना, वो 2-3 की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उसमें ये एक बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का नाम भी आता है। ठीक है। वो उसका जो कंट्री हेड है, उसका फ़ोन भी किया हुआ है। बताओ, जो डोनेशन और चैरिटी बांटने आए हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी भाई सेफ नहीं है आपके। फिर एक एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंडिया। आपको मैं जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ ना इंडिया के इलेक्शन के हवाले से, ठीक है। वो मैं, ये इदारा है, ये नॉन प्रॉफिट इदारा है, एडीआर। इसका जो सरबराह है जगदीप चौकर, उसका फ़ोन भी गियो। अब ये देखो कि कई ऐसे शशि तरूड़ हैं, शशि तरूड़। अब ये कांग्रेस का वो लीडर है जो मीडिया में डिस्कस हो रहा होता है हर टाइम। ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, इंतहाई पढ़ा लिखा है। अदब के साथ इसका ताल्लुक है, आर्ट के साथ इसका ताल्लुक है, सियासत के साथ इसका ताल्लुक है, सोशियोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक है। ये बड़े बड़े शोज़ इंडिया में होते हैं, टीवी शोज़ होते हैं। कई दफ़ा उसको उसमें ऐसे बुलाया जाता है जैसे कि इंडिया में इसके अलावा कोई और पॉलिटिशियन नहीं है। तो शशि तरूड़ का भी मोबाइल हैक होया, गियो। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, मार्क्सिस्ट, उसका जो चीफ है, उसका नाम सीताराम, गियो, मोबाइल गयो उसका। आम आदमी पार्टी, मैंने कहा था कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी, अगर कोई खदशा है ना इनको, हाँ, तो ये बैनर्जी से है। दूसरी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, जो जिसको अभी अंदर कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल को ये पहली मर्तबा हुआ है कि सर्विंग इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को एक्साइज पॉलिसी में कोई घपले हुए थे। आम आदमी पार्टी के लीडर से 1 साल से अरेस्ट हो रहे थे। अल्टीमेटली केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो केजरीवाल का एक लीडर है जो उसी केस में अंदर है, राघव चड्ढा, वो है। अच्छा, अब तिब्बत का एक लीडर है दलाई लामा, वो भी इंडिया में रह रहा है, ठीक है, पनाह ली हुई है। दलाई लामा का भी मोबाइल गियो, इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सिस्टम से के ज़रिए गियो। ठीक है। अब एक और बंदा है इंडिया में, क्या बात है, ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। वो है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी कौन है? इंडिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी, बिजनेसमैन है ना, मुकेश अंबानी, उसका छोटा भाई है। अब एक अजीब सी बात लगती है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने 2019 के इंतखाबात में जो कैंपेन चलाई थी, उसमें एक राग अलापते रहे राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी कि जी जहाज़ों की डील में अनिल अंबानी के ज़रिए नरेंद्र मोदी ने पैसे बनाए हैं। ये वही अनिल अंबानी है। और हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। और मोबाइल किसका हैक हो रहा है? अनिल अंबानी का। ये कन्फ्यूजन सी आ जाती कि यार समझ नहीं आती, करवा कौन रहा है भाई ये। अच्छा, इसके बाद अमेरिका का जिक्र के अमेरिका ने, हाँ ये तो बनता, अमेरिकी इंतज़ामिया किसकी है? जो बाइडन की है। अच्छा, 11 ऐसे लोग थे अमेरिकी, आम आदमी नहीं थे,
वो अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में जो सफारत खाने नहीं होते उसमें बिल्कुल। या तो सफ़ीर थे या हाई फाई सफारतकार थे, डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसडर्स थे। उनके मोबाइल भी गए हो। अच्छा, अमेरिका सेफ नहीं है, बाकी मुल्क सेफ नहीं है, अपना इसराइल भी उनका ही सेफ नहीं है, तो सेफ। सेफ है कौन? तुम मैं हूँ जब तक टारगेट नहीं होते हम लोग अब तक सेफ हैं। हम इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है। हम नहीं, ये उनकी ज़रूरत होती है। देखो एक मेरी बात सुनना, इंडिया में जो लोग गए हैं, इंडिया में एक जर्नलिस्ट को मैं जानता हूँ, मेरे लिए कन्फ्यूजन रही कि यार ये अच्छा जर्नलिस्ट तो है लेकिन ये किस उस लेवल पे चला गया कि बाकायदा इसको इस पे सर्विलेंस रखनी पड़ी, मॉनिटरिंग करनी पड़ी कि इसकी एक एक चीज़ का हमें पता चलना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो, और आपका जो आपको अपना मुखालिफ समझ रहा है उसके लिए आपका वो करना उसके लिए कितना तकलीफ देह है, दिक्कत पहुंचा सकता है, मुश्किल पहुंचा सकता है। हानिकारक है। ठीक है। अब ये जब हुआ ना अमेरिका, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एनएसओ, इजरायली कंपनी एनएसओ को ब्लैक लिस्ट कर दिया अमेरिका में। उन्होंने कहा ये हरकतें जो कर रहे हो ना, आप अपनी आप बिजनेस क्या- एक्टिविटीज कर नहीं पाओगे अमेरिका में। आप उन्होंने कहा आपका जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे, आप ये कर रहे हो कि जो आपका टारगेट जिसको होना चाहिए, ये फिर कहते रहे कि जी हमारे क्लाइंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्लाइंट पे आप नहीं बाइंडिंग कर कंडीशन लगाते कि जब हमें पता चला कि आपने हमारी प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल किया है हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। एनएसओ क्यों नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? फिर उनका क्या जवाब था? वो जो होता है ना खुफिया तौर पर कॉन्फिडेंशियल जो आपकी क्लॉजेज होते हैं, प्रोविजंस होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या हैं जिसकी वजह से आपके अपने हाथ बंध जाते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है कॉन्फिडेंशियल, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि हम आपसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो पेगासस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम ले रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। या तो हो सकता है कि एनएसओ ने वो लिख के दिया हो, वरना अदरवाइज तो कंपनी कैंसिल। भाई तुम्हारी वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है, हर एक जगह पे ये आ रहा है पेगासस पेगासस पेगासस। पेगासस तो हमारी प्रोडक्ट है, एनएसओ की प्रोडक्ट है, इस्तेमाल आप कर रहे हो, और पता नहीं आपके मकासद क्या होंगे जिस मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, नाम तो हमारा बदनाम हो रहा है। कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल क्यों नहीं करते? तो इस पर कोई उनका ना क्या कोई- जवाब था? किसका? एनएसओ ने क्या जवाब दिया अमेरिका को? एनएसओ तो अपनी एक्सप्रेशन देता रहा ना कि देखें हमारा क्लाइंट कर रहा होगा, हम कोशिश करेंगे अपने क्लाइंट को पकड़ें, कि क्लाइंट को समझाएं। मसलन ये नहीं कि क्लाइंट कैंसिल करें, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात नहीं की हम हम देखें फ्यूचर में विल बी मोर कॉशियस, हम ये नहीं अच्छा करेंगे, उसके बाद ये हुआ कि बल्कि अमेरिका ने ये किया कि जो अमेरिकी कंपनियां थीं जो टेक्नोलॉजी फ्राहम करती थी, जिनसे इजराइल की कंपनी एनएसओ टेक्नोलॉजी हासिल करती थी, इनपुट हासिल करती थी, रॉ मटेरियल हासिल करती थी, उन पे पाबंदी लगा दी कि आपने इनको नहीं इनके साथ बिजनेस एक्टिविटी जरा भी नहीं करनी। ज़रा भी नहीं करनी। ठीक है। और एक और बात, ओए होए, ओह क्या? अमेरिका की एक तहकीकाती इदारा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जिनको दुनिया मुख्तलिफ ममालिक की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ना सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसका नाम है FBI। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने बाकायदा एनएसओ की जो सर्विलेंस प्रोडक्ट है, सिस्टम है पेगासस, वो सारा कुछ लिया था, 2 साल उस पर काम किया। प्रपोज़ल साथ साथ ये थी कि जनाब हम इसको डोमेस्टिकली इस्तेमाल करेंगे, कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसका नाम फैंटम रखा गया था। ठीक है। वो हुआ क्या कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद, 2 साल बाद जब पता चला ना कि पेगासस का नाम बहुत बुरे तरीके से अब आया है सामने, उन्होंने वो आइडिया ही कैंसिल ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन आइडिया ड्रॉप करने के बावजूद FBI का जो दफ्तर है न्यू जर्सी में, पेगासस सिस्टम वहाँ पड़ा हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप सिंपल सवाल के ज़रिए ना समझ सकते हो ना पूछ सकते हो कि ये क्या हो रहा है। बहुत गहरी बातें। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग प्रोसेस पे यकीन नहीं करते, हम सुपरफिशियल लेवल पे सब चीजों को देखते हैं। हम सुपरफाइजर जवाब होना चाहिए, हाँ। मेरा फलाना होना चाहिए। भैया आप हाँ, बात हम सुन, धूप। प्रोसेस होता है।
एक प्रोसेस चलता है, प्रोसेस ने कंप्लीट होना है, फिर आगे जाके उसकी जजमेंट। हम तो जजमेंटल स्टाइल कैसा होता है, ऐसे हमें पता चला ना कि चाय आई है कि नहीं आई है, उसके फ़ौरन बाद हमारा जजमेंट आया था। क्योंकि पाकिस्तान का हर बंदा वो अपने आप को किसी ना किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझता है कि जजमेंट देते तो हम नहीं दे सकते। अच्छा सतार साहब, अब हमारा टाइम तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि जहाँ पे ये अच्छे पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसके काफ़ी मिसयूजेस भी होते हैं। तो इस पे कोई एनएसओ पे या द प्रोडक्ट इटसेल्फ पेगासस पे कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला, कोई पॉलिसी सेट करने वाला, कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, नो वे। कोई इनसे सिर्फ ये सवाल हो जवाब नहीं सकता कर है सकता। कि ये धचका ज़रूर लगा, जो इजरायली कंपनी है एनएसओ, उसकी जो प्रोडक्ट है सर्वेलेंस सिस्टम पेगासस, फ़र्क ये पड़ा कि आज मैं और आप बात कर रहे हैं। अगर आज आप और मैं और दुनिया बात ना कर रही होती तो फिर वो कामयाब ही कामयाब थे। अब उनके लिए है, वो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये जो शैलव होलियो है, वन ऑफ द को फाउंडर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव, इसने जब 2021 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, उसमें लिखा हुआ था कि हर साल हम देंगे। 2021 को ले लो, 2024, उसके बाद रिपोर्ट नहीं आई और इनको कोई कॉल आउट करने वाला नहीं है। कोई क्या कर सकता है? एक आपका मॉरल प्रेशर चलता है, मॉरल प्रेशर बड़ा खौफनाक होता है। ये होलियो को रिजाइन करना पड़ा था, होलियो ने रिजाइन कर दिया था। और फिर जब ये बात ऐसी हुई तो उसको रिजाइन करना पड़ा, उसकी जगह किसी और को लेना पड़ा सीईओ। ये को फाउंडर जरूर है, लेकिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहा। अच्छा, अब सीईओ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ये प्रेशर कम नहीं होता कि क्लाइंट कई बनने वाले क्लाइंट होंगे, हर एक को पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कहती है? उन्हें क्या है कि जी ये उन्होंने ना नहीं किया। जहाँ से कंफर्म हो गया कि इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो क्लाइंट है एनएसओ की, जो पेगासस सर्विलेंस सिस्टम, जिससे सारे मोबाइल हैक हो जाते हैं, सारे मोबाइल टारगेट हो जाते हैं जहाँ वो चाहते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी मुल्क की सलामती के लिए, कौमी सलामती के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लॉ और रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन लॉ को मद्देनजर रखते हुए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम करते हैं ना कोई काम, तो वो रूल्स रेगुलेशन लॉ के तहत ही करते हैं। ठीक है, जिसमें टेलीग्राफ एक्ट भी आता है, ये आईटी एक्ट भी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो भी आता है। अब जब इस चीज़ का सहारा लिया जाए तो क्या कह रहे हैं इन्हें वे, वो हमें कह रहे हैं कि हम क्लाइंट हैं, हमारी कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी क्लाइंट है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। हम रूल्स लॉ रेगुलेशन के तहत, जो टेलीग्राफ एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसको देखते, उसके मद्देनजर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए हम ये कर रहे हैं। यानी कि ईव्सड्रॉपिंग जो है, मेरा फ़ोन महफूज नहीं है, सब कुछ उन्हें पता चल रहा है, ये भी कानून, रूल और लॉ के तहत, रेगुलेशन के तहत। अब ये है कि जब मैंने आपको टारगेट कर लिया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, जिसको मेरा मुल्क भी सेकंड कर रहा है, कि चूंकि दुश्मन है, आपका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जराइम पेशा नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, आप कोई रिंग माफिया नहीं हो जिसका आप हिस्सा हो, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये समझ लिया कि आप कौमी सलामती को ख़तरा है, तो फिर मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर होंगे या मेरे मुल्क के रहने वाले होंगे, वो हमें खाम में तुम्हें समझेंगे कि दहशतगर्दों को छोड़ो, एनू पढ़ो, जुराइम पेशा को छोड़ो, इनू पढ़ो। अब ये एक साइकोलॉजी है जिसके साथ खेला जाता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी साइकोलॉजी माशाल्लाह इस मामले में आइडियल है। जो कोई खेलना चाहे ना किसी मुल्क की साइकोलॉजी की, किसी मुल्क के रहने वालों की नफ्सियात के साथ खेलना चाहे, तो पाकिस्तान आइडियल मुल्क है। इस मुल्क के लोगों के नफ्सियात के साथ बड़े आराम से खेला जा सकता है, क्योंकि हम जज्बाती सतह में रहते हैं। हमें जज्बाती सतह पे रहने का एक आदत सी पड़ गई हुई है। चलें, शुक्रिया सतार साहब, आज आपने हमें अपना वक्त दिया और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की अबाउट पेगासस एंड एनएसओ। अगर आपके पास भी इस मामले के बारे में कोई मालूमात हैं या कोई आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वी विल बी बैक विद सम मोर कंटेंट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।